Good afternoon. Today we are discuss about डायबिटीज़ मेलाइटस. डायबिटीज़ मेलाइटस होता क्या है और ये चिल्ड्रंस की बॉडी में किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है और किस तरीके से ये फैलता है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी और इसका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा. तो फर्स्ट थिंग, डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, क्योंकि डायबिटीज़ का नाम सभी ने सुना है. नॉर्मली डायबिटीज़ वर्ड जो है उसका मतलब होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल या ब्लड शुगर लेवल बढ़ी हुई है. अब नॉर्मली कितनी होती है और कब कितनी मानी जाती है? नॉर्मली जो है दो कंडीशंस मानी जाती है. एक तो होती है फास्टिंग कंडीशन और एक होती है रैंडम. फास्टिंग का मतलब होता है खाली पेट, भूखे पेट जब हम किसी की ब्लड शुगर लेते हैं तो वो फास्टिंग वाली कंडीशन है. रैंडमली जब खाना खाने के बाद दो कंडीशंस में ली जाती है, क्योंकि हो सकता है कि आपने खाना खाने के बाद अगर शुगर ली हो, ब्लड शुगर लेवल ली हो, तो हो सकता है वो ज़्यादा आए और भूखे पेट कम आए. जबकि जो ब्लड शुगर लेवल है, जो मतलब खाना खाने के बाद जो रैंडमली होती है, सॉरी, फास्टिंग होती है, वो होती है 100 to 126 mg/dl. मतलब ये कम होगी और जब आप खाना खाओगे तो वो ज़्यादा हो सकती है, जैसे 200 mg/dl जो है रैंडमली होती है, मतलब खाना खाने के बाद शुगर लेवल होती है. अब होता क्या है डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो पेनक्रियाटिक सेल्स होती है, बीटा सेल्स, जिनका मेन फंक्शन होता है इंसुलिन. और इंसुलिन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है. उसमें बीटा सेल्स होती है पेनक्रियाज में, वो मेंटेन करती है, मतलब वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है. और इंसुलिन जो है, जो ब्लड शुगर लेवल है उसको मेंटेन करने का काम करती है. अगर वो डैमेज हो जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल से ज़्यादा होगी. अब मैक्सिमम जो शुगर लेवल होती है 110 mg/dl होती है जो ह्यूमन बॉडी है उसमें. बाकी जब बढ़ती है तो नॉर्मली जो है 110 से अबव जब जाती है तो उस कंडीशन को ब्लड शुगर लेवल बढ़ी हुई मानेंगे, मतलब डायबिटीज़ मेलाइटस मान सकते हैं. मतलब लगभग जो है, अगर 126 है जो फास्टिंग वाली कंडीशन है उसमें, तो ब्लड जो है डायबिटीज़ मानेंगे. और अगर आपने खाना खाया है रेंडमली तो 200 तक पहुंच सकती है, तो उस कंडीशन में उसको डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट मानेंगे. अब डायबिटीज़ के कितने टाइप का होता है, तो मेनली 3 टाइप्स का डायबिटीज़ मेलाइटस होता है. पहला होता है इंसुलिन डिपेंडेंट, दूसरा होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट और थर्ड होता है गेस्टेशनल. इंसुलिन डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि जो पेनक्रियाज की बीटा सेल्स है वो किसी ऑटो इम्यून या किसी इन्फेक्शन के कारण से या जेनेटिकल फैक्टर की वजह से वो डैमेज होगी. तो उस कंडीशन की वजह से जो है जो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है या इंसुलिन का जो मेंटेन करने का काम है, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो ब्लड शुगर लेवल मेंटेन नहीं होगी. तो उस कंडीशन में जो है ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है. दूसरा है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट. इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन बॉडी की जो बीटा सेल्स है वो फेल हो जाती है, किसको, इंसुलिन प्रोडक्शन को. प्रॉपरली इंसुलिन प्रोडक्शन या इंसुलिन का जो यूज़ है उसका यूज़ सही ढंग से नहीं कर पाती है. तो उस कंडीशन की वजह से जो है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाती है. मतलब इसमें क्या, ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स की वजह से जो सेल है, जो बीटा सेल्स है वो डैमेज हो जाती है, उसकी वजह से नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट जो डायबिटीज़ मेलाइटस वो होता है. तीसरा है गेस्टेशनल. गेस्टेशनल में क्या होता है कि जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको पहले जो है कभी भी डायबिटीज़ या ब्लड शुगर लेवल बढ़ी हुई नहीं थी, पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ब्लड शुगर लेवल उसकी नॉर्मल से ज़्यादा हो गई, मतलब एबनॉर्मल वाली कंडीशन आ गई. तो वो कंडीशन जो है वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस कहलाता है. मेनली क्या कारण हो सकते हैं इनके, तो अगर हम देखें तो पहला कारण है जेनेटिकली डिफेक्ट. जो बीटा सेल्स है उनमें किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट आ गया हो, या इंसुलिन जो प्रोडक्शन है उसमें किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट आ गया हो, तो उस वजह से हो सकता है. तीसरी चीज़, जो पेनक्रियाज है उसमें किसी प्रकार की कोई डिजीज़ कंडीशन हो. जैसे डिजीज़ कंडीशन में क्या है, पेनक्रियाटाइटिस है
सिस्टिक फाइब्रोसिस है, इसके अलावा कार्सिनोमा है पेनक्रियास का, इसके अलावा पेनक्रियाटाइटिस है, इसके अलावा फाइब्रो कैलकुलस है, इसके अलावा जो है जो कंडीशंस है जैसे सर्जरी हुई हो किसी प्रकार की पेनक्रियाज में, तो उस कंडीशन में ये जो है ये कंडीशंस बन सकती है। इसके अलावा कुछ जेनेटिकल फैक्टर जैसे कुशिंग सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, इसके अलावा जो कंडीशंस है कुछ हाइपरथायरॉयडिज्म है, जिसकी वजह से जो थायराइड का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए, तो उस कंडीशन की वजह से हो सकता है। इसके अलावा कुछ इम्यून मेडिएटेड कंडीशंस है जैसे एंटीजन इंसुलिन रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाए, तो उसकी वजह से जो है जो बीटा सेल्स है वो डैमेज हो जाती है और उसकी वजह से भी ये कंडीशंस बन सकती है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन है जैसे स्टेरॉइड्स है या पेंटोमाइडिन है, वो भी बीटा सेल्स को डैमेज कर सकती है और उसकी वजह से जो है ये कंडीशंस हो सकती है। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शियस कंडीशंस है जैसे रुबेला जो है वायरस है, उसकी वजह से भी ये कंडीशंस बनने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अब हम आ जाते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब है साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स मतलब डायबिटीज़ को माने तो 3P डिसऑर्डर बोलते हैं इसको। 3P का मतलब पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया और पोलीफेजिया। मतलब इस कंडीशन में क्या है कि जो यूरिया है वो मतलब ज़्यादा मात्रा में यूरिन आउटपुट होगा। दूसरी चीज़ जो ग्लूकोज है वो यूरिन के साथ आउटपुट होना शुरू हो जाएगा ज़्यादा मात्रा में, और जब यूरिन जो फ्लूइड है बॉडी फ्लूइड या ग्लूकोज है वो आउट होना शुरू होगा तो जो थ्रस्ट है वो थ्रस्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो 3P डिसऑर्डर्स बोलते हैं इसको मेनली। तो 3 मुख्य क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया और पोलीफेजिया। इसके अलावा नेक्स्ट थिंग है जो बच्चों में स्पेशली पाई जाती है, जैसे वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एनर्जी जो है वो डाउन लेवल पे चली जाती है, वीकनेस आ जाएगी। वीकनेस आएगी तो टायर्डनेस बच्चे में रहेगी। इसके अलावा जो कई बार क्या है कि अटैक आना शुरू हो जाते हैं हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से। मतलब कि जो चाइल्ड है उसमें अगर ग्लूकोज की लेवल मेंटेन नहीं होगी तो उस कंडीशन की वजह से जो है ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगी, लो। और ग्लूकोज क्या है, एनर्जी का मुख्य सोर्स होता है, मेन सोर्स होता है ह्यूमन बॉडी में। अब अगर कम होगा तो उसका अटैक आना शुरू हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिक अटैक आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा वोमिटिंग वाली कंडीशंस बन सकती है। इरिटेबल जो चाइल्ड है वो इरिटेट रहेगा। इसके अलावा नोज़िया वाली कंडीशंस भी बच्चे में रहेगी। एब्डोमिनल पेन रहेगा। और जो वुंड हीलिंग है, कई बार चोट लगती है तो नॉर्मली हमारी तो क्या है कि रिपेयर हो जाती है कुछ टाइम में, बट जो डायबिटीज़ वाला पेशेंट रहता है उसमें वुंड हीलिंग बहुत डिले होती है। मतलब बहुत टाइम लग जाता है उसके, क्योंकि क्या है कि वो जो शुगर लेवल है, वो शुगर लेवल क्या है जहाँ पे वुंड है वहाँ पे उसको मतलब एक तरह से जो सेल्स है उनको डैमेज करता रहेगा कंटिन्यूसली। क्योंकि शुगर क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए या वायरल इन्फेक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मीडियम होता है। तो जो एरिया है, जो वुंड है, उसमें क्या है कि बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन रहेगा, तो उस कंडीशन की वजह से वुंड हीलिंग बहुत डिले जो है वो होगी। इसके अलावा अगर चाइल्ड देखें तो एन्यूरेसिस रहेगा, मतलब बार बार यूरिन आउटपुट जो है उसको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। नॉक्चूरिया रहेगा, कंटिन्यूसली वो रहेगा इस कंडीशन की वजह से। अब हम आ जाते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी दोनों टाइप्स की, मेनली जो 2 टाइप हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, इनकी दोनों की अलग अलग है। तो फर्स्ट वाला था इंसुलिन डिपेंडेंट, उसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। तो उसकी पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, कुछ जेनेटिक फैक्टर या एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से क्या होता है, ऑटो इम्यून प्रोसेस एक्टिव हो जाती है। और ऑटो इम्यून प्रोसेस एक्टिव होगी तो उससे क्या है, ल्यूकोसाइटोसिस इन्फिल्ट्रेशन होगा। मतलब जो HLA5 जो ल्यूकोसाइट्स है वो एक तरह से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी। और वो अगर डिस्ट्रॉय हुई तो पेनक्रियाज की जो आइसलेट्स है, जो बीटा सेल्स का प्रोडक्शन कर रही है, वो भी डैमेज होना शुरू हो जाएगी।
और वो अगर डैमेज हुई तो किसका, बीटा सेल्स का भी डैमेज होना शुरू हो जाएगा। और बीटा सेल्स डैमेज हुई तो बीटा सेल्स मेन सोर्स है इंसुलिन प्रोडक्शन का, तो वो भी जो डैमेज होना शुरू हो जाएगी प्रोडक्शन, तो उसकी वजह से जो है टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस होगा। टाइप सेकंड डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है कि जो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होता है बीटा सेल्स का। ऑटो इम्यून का मतलब कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गया और उसकी वजह से बीटा सेल्स जो है वो डैमेज हो जाएगी, और उसकी वजह से जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो 10 to 20% डिक्रीज़ हो जाएगा। कितना, 10 से 20% डिक्रीज़ हो जाएगा। और उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है जो सेल्स मेम्ब्रेन में ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा, और उसकी वजह से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाएगी। ब्लड, क्योंकि सेल्स में जाना है और सेल्स में ब्लड ग्लूकोज मतलब शुगर नहीं जा रही है, ब्लड शुगर नहीं जा रही है, तो उसकी वजह से जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी, 150 to 180 mg/dl। और उसकी वजह से रीनल थ्रेशोल्ड हो जाएगा, और जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो एक्सिस्ट मतलब ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा ग्लूकोज, और उसको एक्सर्ट करने के लिए मतलब कहाँ जाएगा भाई, ग्लूकोज सेल में नहीं जा रहा तो कहाँ जाएगा, यूरिन में, और यूरिन के साथ आउटपुट होगा, तो उसकी वजह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो शिफ्ट मतलब इसमें क्या बोलते हैं रीनल जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और उसकी वजह से जो भाई ग्लूकोज आया तो ग्लूकोज के साथ वाटर भी जो है उसके साथ एडिशनल मात्रा में जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यूरिन अगर जा रहा है भाई, ग्लूकोज जा रहा है तो ग्लूकोज डायरेक्टली तो जाएगा नहीं, किसके साथ जाएगा, फ्लूइड के साथ। फ्लूइड में क्या होगा, वाटर के साथ, तो जो यूरिन के साथ आउटपुट होगा उसमें क्या है वाटर भी शुरू हो जाएगा, और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पोलीयूरिया। मतलब यूरिन के साथ जो फ्लूइड है, यूरिन आउटपुट हो रहा है तो पोलीयूरिया होना शुरू हो जाएगा, और उसकी वजह से भाई वाटर अगर लॉस हो रहा है तो उसकी वजह से जो फ्लूइड लॉस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा बॉडी में, और उसकी वजह से जो स्टिमुलेशन कहाँ बढ़ेगा, थ्रस्ट सेंटर जो ब्रेन में होता है वो, और उस कंडीशन की वजह से पॉलीडिप्सिया वाली कंडीशन बनती है। तो ये है टाइप सेकंड का जो पैथोफिजियोलॉजिकली किस तरीके से ये कंडीशंस बनती है। अब हम आ जाते हैं इसके डायग्नोस्टिक एवाल्यूएशन पे, डायग्नोस कैसे करेंगे। तो डायग्नोस में सबसे पहले हम हिस्ट्री लेंगे चाइल्ड की, कि भाई उसकी मदर को था क्या, या किसी प्रकार का कोई जेनेटिकल कोई ऐसा फैक्टर था क्या उसकी वजह से। दूसरी चीज़ फिज़िकल एग्जामिनेशन, हम जब देखेंगे उसको, तो जैसे हमने जो सिम्टम देखे 3 पेज सिम्टम है, वेट लॉस है, तो ये सारी चीज़ें हमें फिज़िकली ये दिखेगी कि भाई वेट इंक्रीज़ हो रहा नहीं हो रहा, उसकी एज के अकॉर्डिंग हाइट इंक्रीज़ हो रही नहीं हो रही, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बताती है। मतलब यूरिन आउटपुट कंटिन्यूसली रेगुलरली कर रहा है क्या, कंटिन्यू, तो उससे पता लग जाता है कि चाइल्ड में जो है डायबिटीज़ मेलाइटस वाली कंडीशन है। तीसरी चीज़ आती है हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में ब्लड शुगर देखते हैं। ब्लड शुगर 2 कंडीशन में देखते हैं हम। सबसे पहली चीज़ देखते हैं हम रैंडमली, और दूसरी देखते हैं हम फास्टिंग। रैंडम में क्या है, जब खाना खाने के बाद जब पेशेंट आता है तो उसकी ब्लड शुगर देखी जाती है, और वो ब्लड शुगर लेवल रहती है तो 200 mg/dl, मतलब जो नॉर्मली मानेंगे हम, मतलब बड़ी हुई सॉरी नॉर्मली नहीं, बड़ी हुई कंडीशन में वो मानेंगे। दूसरी चीज़ फास्टिंग वाली कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो 100 to 126 mg/dl होगी जो शुगर लेवल है वो। और इसके अलावा जो यूरिन है, यूरिन में हम क्रेटिनिन है, ग्लूकोज है, शुगर है, ये चीज़ें यूरिन एग्जामिनेशन में हम देखते हैं कि भाई ये पाए जा रहे हैं, तो इस कंडीशन को भी हम डायबिटीज़ मेलाइटस वाली कंडीशन में देखते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके मैनेजमेंट पे। अब मैनेजमेंट में सबसे पहले जो है क्योंकि मेडिकली मैनेजमेंट हम जब करते हैं तो एंटी डायबिटिक ड्रग्स हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। एंटी डायबिटिक का मतलब जैसे मेटफॉर्मिन है, वो पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, चाइल्ड को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ है इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन थेरेपी किस तरीके से प्रोवाइड की जाएगी, तो चाइल्ड में सबसे पहले जो है 1 to 1.75 यूनिट पर kg पर डे स्टार्टिंग की जाती है। जब शुरुआत हम करेंगे चाइल्ड की
तो हम कितनी देंगे उसको, जो इंसुलिन है आर्टिफिशियल इंसुलिन, वो 1 to 1.75 यूनिट पर केजी पर डे देंगे। इसके बाद उसका डोज घटा देंगे हम। उसके बाद 12 to 16 वीक्स में हम जो उसका डोज है वो 0.5 यूनिट पर केजी पर डे हम शुरू करते हैं उस सिस्टम को। इसके अलावा दूसरी चीज़, हम जो पेशेंट है उसको फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज, दो चीज़ों के बारे में बताएंगे कि भाई आप जो आपकी जो पैटर्न है, चाइल्ड का जो पैटर्न है उसको चेंज कीजिए। सेडेंटरी जो लाइफ है उसको चेंज करके आप इसको जो पेशेंट है वो उसको एक्सरसाइज कराएं रेगुलरली, फिजियोथेरेपी करवाएं उसकी, क्योंकि फिजियोलॉजिकली एक्टिव रहेगा तो जो ब्लड शुगर है, मतलब जो ग्लूकोज लेवल है वो कहाँ पे जाएगी, सेलुलर पार्ट में, तो वो उसका जो ग्लूकोज का वो लॉस होना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज़ डाइट प्लान। अब डाइट प्लान में क्या करेंगे हम, भाई डाइट किस तरीके की देनी है, क्योंकि शुगर लेवल बढ़ी हुई है। तो शुगर लेवल बढ़ी हुई है तो हम जो मेन जो कंटेंट होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीनों का डाइट में स्पेसिफिक डिवाइडेशन करेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट है वो 55 to 60% हम डाइट में प्रोवाइड करेंगे। डाइट प्लान जब हम बनाते हैं तो उसमें स्पेसिफिक ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ जो प्रोटीन है, प्रोटीन हम 15% प्रोटीन हम डाइट में, जो चाइल्ड है उसकी डाइट में हम ध्यान रखेंगे कि उसको 15% प्रोटीन प्रोवाइड करना है। तीसरी चीज़ फैट, तो फैट 30 to 35% जो है फैट उसको उसके डाइट में प्रोवाइड करना है। दूसरी चीज़ जो स्वीट्स है, शुगर है, चॉकलेट्स है, इनको बिल्कुल बैन करना है, मतलब बिल्कुल ही जो डाइट है उसमें बिल्कुल अवॉइडेड रखना है कि ये चीज़ें किसी भी प्रकार से चाइल्ड न ले, क्योंकि इनसे शुगर लेवल वापस बढ़ सकती है। दूसरी चीज़ जो डाइट है उसमें फाइब्रस, हाई फाइब्रस डाइट हम उसकी प्रोवाइड करेंगे। फाइबर्स भी जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन करने का काम करेंगे, प्लस एनर्जी सप्लाई करने का काम करेंगे। इसके अलावा पेशेंट को जो है वो हम फॉलोअप केयर प्रोवाइड करेंगे। फॉलोअप केयर का मतलब उसका रेगुलरली वेट देखेंगे, क्योंकि चाइल्ड है तो नॉर्मल उसकी जब ग्रोथ होगी तो उसके ग्रोथ के अकॉर्डिंग जो है वेट बढ़ना चाहिए। इसके अलावा हाइट भी बढ़ना चाहिए। तो उसकी जो सारी एक्टिविटीज़ है फिज़िकली, इमोशनली, सोशली, वो सारी चीज़ें हम एक्टिविटीज़ हम फॉलोअप केयर में देखेंगे। पर्सनल हाइजीन है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। इसके अलावा जो पेशेंट के जो पेरेंट्स हैं उनको हेल्थ एजुकेशन देंगे कि इसको इन्फेक्शन से प्रिवेंशन रखना है, किसी प्रकार की इंजरी नहीं हो। इसके अलावा जो चाइल्ड है उसकी केयर तरीके से करे, मेडिकेशन जो टाइमली उसको प्रोवाइड करे। इसके अलावा इमोशनली सपोर्ट जो है चाइल्ड का पेरेंट्स रखें, क्योंकि इमोशनली सपोर्ट की वजह से जो है वो जो 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 चाइल्ड है वो अर्ली मतलब जो उसका प्रिवेंशन ट्रीटमेंट है वो अच्छा रहेगा। इसके अलावा चाइल्ड जो है एक तरह से सेफ़ और फ्रेंडली फील करेगा, तो वो जो उसकी बॉडी है वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स देगी। उससे जो चाइल्ड की जो केयर है, क्योर है, वो कंडीशन भी जल्दी होगी। थैंक यू।